आज हम देखते हैं अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुष्पी पादप क्या होते हैं, पुष्पी पौधे किसे कहते हैं। तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पी पौधे कहते हैं। जैसे कि आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, इनमें क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है, इसलिए क्या कहलाएंगे? पुष्पी पौधे। वहीं अगर हम बात करें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो शैवाल, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं, इनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? अपुष्पी पौधे। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक अंग जो होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है, जिसमें क्या होता है? लैंगिक जनन का कार्य होता है। और इसमें नर एवं मादा भाग पाए जाते हैं। पुष्प में क्या पाए जाते हैं? नर भाग पाया जाता है और मादा भाग पाए जाते हैं। नर भाग से क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा भाग से क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो पुष्प में लैंगिक जनन को जानने से पहले हम पुष्प की संरचना को समझ लेते हैं कि एक जो पुष्प होता है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो एक जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग पाए जाते हैं या 4 चक्र उपस्थित होते हैं। कौन कौन से 4 चक्र उपस्थित होते हैं पुष्प में? तो पहला होता है इसमें बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, दूसरा दलपुंज या कोरोला, तीसरा होता है इसमें पुमंग या एंडोसियम, और चौथा होता है जायांग या गायनोसियम। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है? तो बाह्य दलपुंज पुष्प के सबसे निचले भाग में एक पत्ती के समान संरचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। जब ये समूह में होते हैं तब इन्हें बाह्य दलपुंज कहते हैं, लेकिन एक की संख्या में है तब इन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य दल या सेपल कहते हैं। पुष्प का दूसरा जो चक्र होता है, जो रंगीन दिखाई देता है, जो बाह्य दल के ऊपर स्थित होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? दलपुंज या कोरोला कहते हैं। ये भी समूह में है तब इन्हें क्या कहते हैं? हम दलपुंज कहते हैं। लेकिन एक भाग को इनके हम क्या कहते हैं? पेटल। पुष्प का तीसरा जो चक्र होता है वो कहलाता है पुमंग। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या कहलाता है? पुमंग। या पौधे का या पुष्प का नर भाग होता है, ये भी जब समूह में पाया जाता है तब इन्हें क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। लेकिन एक की संख्या में इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेमन। पुष्प का चौथा जो भाग होता है वो कहलाता है जायांग। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है या संरचना जो होता है वो क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। और जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है, क्योंकि इसी में ही क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इनके एक भाग को हम क्या कहते हैं? कार्पल या अंडक, या इनको हम पिस्टिल भी कहते हैं। जब ये समूह में हो तब इन्हें हम क्या कहते हैं? जायांग या गायनोसियम कहते हैं। लेकिन एक की संख्या में इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। तो इस तरह से एक जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन सा? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुष्प के इन चारों चक्रों को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो एक जो भाग होता है वो कहलाता है सहायक चक्र और दूसरा जो भाग कहलाता है आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं। तो इन्हें सहायक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं। ये लैंगिक प्रजनन में पुष्प की सहायता करते हैं। क्योंकि ये कलरफुल या रंगीन होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे परागन की क्रिया संपन्न होती है। और इसीलिए इन दोनों भाग को क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। दूसरा जो होता है उसमें आवश्यक चक्र, इनको आवश्यक अंग भी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग जो होते हैं वो क्या करते हैं? पुष्प के लैंगिक जनन में ये दोनों भाग लेते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? आवश्यक अंग। पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, और जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग की अगर संरचना को देखें तो पुमंग जो होता है वो 2 भागों से मिलकर के बना होता है। इनका ऊपरी भाग जो होता है वो कहलाता है परागकोश या एंथर,
और इस डंडी के समान रचना दिखाई देता है। डंठल जो होता है इनको क्या बोलते हैं, पुतंतु या फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर जिस भाग पर जुड़े होते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, योजी, है ना, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव। तो इस तरह से देखा जाए तो एक पुलकेसर जो होता है उसमें 3 भाग हमको दिखाई देता है। कौन कौन सा, एक तो पुतंतु, परागकोश और इन दोनों को जोड़ने वाला क्या चीज, योजी। वैसे ही मादा भाग या जायांग की बात करें तो जायांग जो होता है वो भी 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा, इनके सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये बीच की नली समान संरचना जो होती है वो कहलाता है वर्तिका या स्टाइल। और इसके सबसे निचले भाग जो होते हैं वो कहलाता है, जो फूला हुआ संरचना होता है वो कहलाता है अंडाशय या ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर में क्या होते हैं, बीजांड का निर्माण होता है जो पुष्प का मादा युग्मक का निर्माण करता है। तो इस तरह से पुमंग और जायांग जो होते हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। पुमंग से क्या, पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है पुष्प का, और जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। इस नर भाग में परागकण का निर्माण होता है, इस मादा भाग में क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है। तो इस तरह से पुमंग में क्या होता है, परागकण में क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, और वहीं बीजांड में किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का। ये नर युग्मक और मादा युग्मक फिर आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, युग्मनस का। इस युग्मनस से बाद में फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। और ये जो भ्रूण होते हैं वो बाद में बीज के अंदर में क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। भ्रूण कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भ्रूण जो होते हैं वो कहाँ पे पाए होते हैं, बीज के अंदर सुरक्षित होते हैं। और इसी बीज से क्या होता है, फिर बाद में नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से लैंगिक प्रजनन में पुष्प के दोनों भाग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। कौन कौन सा, पुमंग और जायांग, जिनसे क्या होता है लास्ट में एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के समय 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 घटनाएं होती हैं, तो एक तो निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्चात घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और परागण की क्रिया होती है। तो युग्मक कहाँ पे बनते हैं, तो युग्मक जो होते हैं वो पुमंग और जायांग में बनते हैं, जो नर भाग होता है और मादा भाग होता है पुष्प का। तो उसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, एक रूपरेखा देख लेते हैं हम पहले। तो पुमंग जो होता है उसमें परागकोश पाया जाता है। इस परागकोश के अंदर में लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। इस लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, और लघु बीजाणु जनन की क्रिया के दौरान लघु बीजाणु या क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। और यही परागकण जो होता है वो आगे नर युग्मक का निर्माण करता है। वैसे ही पौधे का पुष्प का जो मादा भाग होता है वो कहलाता है जायांग, और जायांग जो होता है उसमें पाया जाता है क्या चीज, अंडाशय या ओवरी। इस अंडाशय में गुरु बीजाणु धारणी का निर्माण होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इस गुरु बीजाणु धारणी में फिर गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जिसके कारण भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और इसी भ्रूण कोश के अंदर में मादा युग्मक या एग सेल का निर्माण होता है, जो मादा युग्मक कहलाता है। तो इस तरह से निषेचन पूर्व घटना में अंत में क्या होता है, एक तो नर युग्मक का निर्माण होता है और दूसरा मादा युग्मक का निर्माण होता है। और एक और क्रिया होता है इसमें, कौन सी, परागण की। दूसरा जो घटना होता है लैंगिक जनन में, तो दूसरा घटना इसमें है क्या है, निषेचन। तो निषेचन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, एक तो दोहरा निषेचन क्या चीज होता है, और त्रिक संलयन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, निषेचन। और तीसरी जो घटना होती है वो कहलाती है निषेचन पश्चात घटना। तो निषेचन पश्चात घटना में हम देखेंगे भ्रूणपोष का विकास, फिर भ्रूण का विकास, और भ्रूण के विकास के साथ इसमें बीज का निर्माण, है ना, क्योंकि भ्रूण जो होते हैं वो किसके अंदर सुरक्षित होते हैं, बीज के अंदर। और बीज जो होता है वो कहाँ पे सुरक्षित होता है, फल के अंदर। तो फल जो होता है जब परिपक्व हो जाता है उस कंडीशन में इसमें स्फुटन होता है, और स्फुटन होने के बाद
बीज जो होता है वह फल से बाहर निकल आता है और बीज अंकुरित होकर के क्या करता है, एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है उसमें 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हम एक एक भाग को विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं निषेचन पूर्व घटना। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नर युग्मक का निर्माण। तो नर युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है, पुंकेसर में, क्योंकि पुंकेसर जो होता है वो पुष्पक का कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। तो इसी पुंकेसर में क्या होते हैं, बीजाणुधानी पाए जाते हैं, लघु बीजाणुधानी, और उसके अंदर में लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं और परागकण के अंदर में क्या बनते हैं, नर युग्मक। तो सबसे पहले देखते हैं पुंकेसर की संरचना। तो एक जो पुंकेसर होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग, परागकोश या एंथर, योजी या कनेक्टिव, और तीसरा पुतंतु या फिलामेंट। ये ऊपरी भाग जो होता है ये कहलाता है परागकोश या एंथर। दूसरा नीचे की तरफ एक डंठल मिलता है, ये कहलाता है पुतंतु या फिलामेंट। और पुतंतु और परागकोश को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो कहलाता है योजी या कनेक्टिव। तो इस तरह से एक पुंकेसर में 3 भाग मिलते हैं। प्रत्येक परागकोश जो होता है वो 2 पाली का बना होता है, 2 लोब का बना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोब दिखाई दे रहा है और ये दूसरा लोब। तो इस तरह से एक जो परागकोश होता है उसमें कितने लोब पाए जाते हैं, कितने पाली पाए जाते हैं, तो 2 पाली पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली में 2 परागकोष्ठ या पोलन चेम्बर होते हैं। एक एक तरफ एक एक पाली में कितने परागकोष्ठ या चेम्बर होते हैं, तो 2-2 चेम्बर होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ये बीच से ये एक पाली है और ये दूसरा पाली, तो एक पाली में कितने चेम्बर, 2 चेम्बर, दूसरे पाली में भी कितने चेम्बर, 2 चेम्बर। तो इस तरह से टोटल कितने 4 चेम्बर होते हैं जिसमें परागकण जो होते हैं वो भरे होते हैं। इसके अंदर में क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं और परागकण ही होता है जो नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। परागकोष्ठ को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। ये जो परागकोष्ठ है जो 4 की संख्या में पाए जा रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी के अंदर में परागकण का निर्माण होता है। बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण एक विशेष प्रोसेस या प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो देखते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु या परागकणों के निर्माण को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकणों के निर्माण या लघु बीजाणुओं के निर्माण को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम परागकोश के विकास के समय बाह्य त्वचा के नीचे स्थित अधोस्तरीय कोशिका या जिनको हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, चारों कोनों पर आकार में बड़ी हो जाती है, तब इसे प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियर सेल कहते हैं। तो परागकोश का जब विकास होता है तो सबसे बाहरी स्तर में क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है, बाह्य त्वचा पाया जाता है, और बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, एक लेयर हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस की जो कोशिका होती है वो चारों कोनों में क्या होता है, आकार में बड़ी हो जाती है, और जब ये आकार में बड़ी हो जाती है तब इससे क्या कहते हैं हम, प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियर सेल कहते हैं। प्रत्येक आर्की स्पोरियर सेल समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 आर्की स्पोरियर सेल है, तो चारों आर्की स्पोरियर सेल जो होंगे वो क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे, और समसूत्री विभाजन के दौरान क्या करेंगे, एक एक से कितना कोशिका का निर्माण होगा, 2 कोशिका। तो हम एक हिस्से को ले लेते हैं जूम आउट करके, ये मान के चलिए हमारा ये एक हिस्सा है, और ये जो कोशिका है जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, आर्की स्पोरियल सेल। ये शुरू में क्या था, आर्की स्पोरियल सेल था। ये समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करता है, 2 कोशिका का निर्माण करता है। कौन कौन से 2 कोशिका बनाता है ये, तो पहला होता है इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका जिनको प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं। ये क्या होता है, ये 2 भाग बनाता है, 2 भाग में ये बढ़ जाता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये जो होता है वो कहलाता है प्राइमरी पेराइटल सेल। यहाँ से यहाँ तक एक जो कोशिका दिख रहा है हमको, ये कहलाता है प्राइमरी पेराइटल सेल।
और दूसरा होता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। यहाँ पे देख लीजिए, ये कहलाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो इस तरह से आर्कीस्पोरिया सेल जो होता है वो दो कोशिका का निर्माण करता है, प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होता है वो पुनः कई बार विभाजित होकर के बाह्य त्वचा के नीचे 3 स्तर का निर्माण करता है। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है वो क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा पहले क्या होगा, ये एक कोशिका से कितना कोशिका निर्माण करेगा, 2 कोशिका, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये पूरे कोशिका जो होते हैं वो विभाजित होकर के कितने स्तर का निर्माण करते हैं, तो ये 3 स्तर का निर्माण करते हैं। कौन कौन से 3 स्तर, एक तो होता है एंडोथीसियम, दूसरा होता है मिडिल लेयर और तीसरा होता है टेपेटम। तो एपिडर्मिस के जस्ट ये जो भाग है ये कहलाता है एंडोथीसियम, जो एक स्तरीय होता है, और इनके नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 स्तर का बना हुआ मिडिल लेयर होता है, और एक स्तर जो होता है अंत में अंदर की तरफ वो होता है किसका, टेपेटम का। टेपेटम की जो कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होती है। तो एंडोथीसियम क्या होता है, यह लंबी एवं स्तंभाकार एक कोश की स्तर का बना होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक स्तर का बना हुआ क्या पाया जाता है, एंडोथीसियम पाया जाता है। 2 बीजाणुधानी के मध्य स्थित स्तर पतला होता है जिसे स्टोमियम कहते हैं, और जिसके टूटने से परागकण जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक लघु बीजाणुधानी है और ये दूसरा लघु बीजाणुधानी है। इन दोनों के बीच में ये जो स्तर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, और इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम। यही स्टोमियम टूटता है तो इसमें से परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। दूसरा इसमें होता है मध्य स्तर या मिडिल लेयर। तो यह 2 से 3 स्तरीय परत का बना होता है और यह नष्ट होकर के तरुण परागकणों का पोषण करता है। मध्य स्तर जो होता है वो 2 से 3 स्तर का बना होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो नीले कलर में हमने दर्शाया है ये कौन सा है, मिडिल लेयर का है, और ये लगभग 2 से 3 स्तर का ये बना होता है, और ये बाद में नष्ट होकर के क्या करते हैं, जो परागकण होते हैं उनको क्या करते हैं, ये पोषण देने का कार्य करता है। तीसरा जो होता है इसमें वो कहलाता है टेपिटम। तो सबसे आंतरिक एक कोश की स्तर होता है जिसकी कोशिकाएं हानवत या वेव शेप होती है और बहुकेंद्र की होती है, और यह नष्ट होकर के विकसित हो रहे परागकणों का पोषण और एक्साइन का निर्माण करता है। तीसरा जो स्तर होता है वो टेपेटम कहलाता है, और टेपेटम जो होता है वो उनकी कोशिकाएं जो होती है वो फानवत होती हैं, थोड़ी सी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, वेव शेप में होती हैं, और ये भी बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और विकसित हो रहे परागकण को ये भी क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। और परागकण के बाहरी स्तर जिनको हम क्या कहते हैं, एक्साइन, उनका भी निर्माण करने में हेल्प करता है, कौन सा, टेपेटम। तो इस तरह से प्राइमरी भित्ति कोशिका जो होता है वो 3 स्तर का निर्माण करता है, कौन कौन सा, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम का। दूसरी जो कोशिका होती है वो कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्रपशु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल जो होती है वो विभाजित होकर के एक दूसरी कोशिका क्या बनाए थे, प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। हम पहले क्या देखे थे कि प्रपशु कोशिका जो होता है वो विभाजित होकर के 2 कोशिका बनाता है। कौन कौन सा 2 कोशिका बनाता है, एक तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और दूसरा प्राइमरी पेराइटल सेल। तो प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है वो 3 स्तर का निर्माण करता है, कौन कौन सा, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो कोशिका है कौन सा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका जो होता है वह अनेक बार समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, ये समसूत्री विभाजन करता है और लघु बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो अनेक बार विभाजित होता है, जैसे
एक बार विभाजित होगा तो समसूत्री विभाजन होगा तो 2 बनाएगा, 2 से फिर 4 बनेगा, 4 से 8, इस तरह से बहुत सारे क्या करता है ये कोशिका का निर्माण करता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो इस तरह से बहुत सारे क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। किससे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकणों का निर्माण करता है। अब इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इनमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वो 4-4 परागकणों का निर्माण करता है। तो इस तरह से बहुत सारे परागकणों का निर्माण होता है। कहाँ पे? बीजाणुधानी के अंदर में। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाया अंत में? परागकण। और प्राइमरी पेराइटल सेल जो था वो क्या बनाया था? 3 स्तर बनाया था। कौन कौन सा? टेपिटम, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम। परागकणों के निर्माण के पश्चात परागकोश में स्फुटन होता है जिससे परागकण बाहर निकलते हैं। ये जो परागकोश होता है, जब इसमें परागकणों का निर्माण होता है तो ये इसमें स्फुटन की क्रिया होती है। और स्फुटन जब होता है तो परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस परागकोश से बाहर निकल आते हैं। अब हम देखते हैं परागकण की संरचना। तो एक परागकण जो होता है वो गोल या अंडाकार होता है और 2 स्तरों से घिरा होता है। कौन कौन से 2 स्तरों से घिरा होता है? तो अंतःचोल या इंटाइन के द्वारा और दूसरा बाह्यचोल या एक्साइन के द्वारा। ये परागकण की संरचना है। इसमें देखिए बाहर की तरफ एक स्तर दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? एक्साइन या बाह्यचोल। और ये अंदर की तरफ एक और स्तर दिख रहा है, वो कहलाता है इंटाइन या अंतःचोल। इन दोनों रचनाओं के द्वारा परागकण जो होता है वो घिरा होता है। परागकण के मध्य में क्या होता है? एक केंद्रक पाया जाता है और इनके चारों तरफ क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा पाए जाते हैं। तो अंतःचोल या इंटाइन जो होता है वो किसका बना होता है? तो ये पेक्टोज और सेलुलोज का बना होता है। इंटाइन किसका बना होता है? पेक्टोज और सेलुलोज का बना होता है। वहीं बाह्यचोल या एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलाइनिन का बना होता है। स्पोरोपोलाइनिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। इस स्पोरोपोलाइनिन का जैविक अपघटन नहीं होता है अतः बाह्यचोल नष्ट नहीं होता है या इस पर अम्लों या रसायनों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए स्पोरोपोलाइनिन के कारण परागकण करोड़ों साल तक सुरक्षित बना रहता है। बाह्यचोल में जिस स्थान पर स्पोरोपोलाइनिन नहीं पाया जाता उस स्थान पर जनन छिद्र या जर्मपोर उपस्थित होता है और इसी भाग से पराग नलिका निकलती है। जिस भाग में परागकण में स्पोरोपोलाइनिन नहीं पाया जाता उस भाग में क्या होता है? जर्मपोर का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए ये जो भाग है वो कहलाता है जर्मपोर। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उसमें लगभग 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, इस तरह से लगभग 3 क्या होते हैं इसमें जर्मपोर पाए जाते हैं। किसमें? द्विबीजपत्री पौधों में। और एक बीजपत्री पौधों के जो परागकण होते हैं उसमें एक ही क्या होते हैं? जर्मपोर पाए जाते हैं। और इसी जर्मपोर वाले भाग से क्या होता है? पराग नलिका निकलता है। परागकोश से बाहर निकलने के पूर्व परागकण का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बड़ा जो होता है वो वर्धी केंद्रक कहलाता है और छोटा जो होता है वो जनन केंद्रक कहलाता है। इस तरह से यह 2 कोशिका वर्धी कोशिका एवं जनन कोशिकाओं में बढ़ जाता है। परागकोश से बाहर निकलने के पूर्व परागकण का जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक बड़ा केंद्रक बनाता है और एक छोटा केंद्रक बनाता है। बड़ा केंद्रक जो होता है वो कहलाता है वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस और छोटा केंद्रक जो होता है वो कहलाता है जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इस तरह से परागकण का जो केंद्रक होता है वो 2 केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। इसी समय यह जो कोशिका होती है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और ऊपर की तरफ क्या बनाता है? ये वर्धी कोशिका और नीचे की तरफ क्या बनाता है? जनन कोशिका। इसी द्विकोशिकी अवस्था में परागकण जो होते हैं वो परागकोश से बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, परागन। तो परागन क्या होता है, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन या पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे पहले भी देखे थे कि परागकण जो होते हैं वो परागकोश के स्फुटन के पश्चात बाहर निकलते हैं, और ये परागकण जो होते हैं वो जो जायांग के वर्तिकाग्र इस भाग में क्या होती हैं, पहुंच जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परागन। तो ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो परागन के पश्चात वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्करी पदार्थ जो होते हैं उनको अवशोषित करके ये जो परागकण होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे परागकण जो होता है वो अंकुरित होकर के जर्म छिद्र वाले भाग में एक नलिका का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जर्मपोर वाला भाग था, इस भाग से क्या होता है, एक नलिका बनती है, यहाँ से देख सकते हैं एक नलिका का निर्माण होता है। और ये जो नलिका होता है वह वर्तिकाग्र से होते हुए स्टाइल या वर्तिका, और वर्तिका से होते हुए कहाँ तक, बीजांड तक पहुँचता है। इसी समय जनन केंद्रक जो होता है, ये जो जनन केंद्रक होता है वह पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो केंद्रक का निर्माण करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नर युग्मक या मेल गैमीट कहते हैं। ये जो रेटिव न्यूक्लियस था या जनन केंद्रक था, ये क्या हुआ, दो भागों में बढ़ गया और किसका निर्माण करता है, ये मेल गैमीट का या नर युग्मक का निर्माण करता है। इस समय परागनलिका में 3 केंद्रक होते हैं। 2 केंद्रक जो होता है वो नर युग्मक का होता है और एक केंद्रक जो होता है वह वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वर्धी केंद्रक होता है। वर्धी केंद्रक जो होता है कुछ समय पश्चात ये नष्ट हो जाता है और अंत में इस नलिका में केवल 2 ही युग्मक, नर युग्मक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से पुंकेसर में अंत में क्या होता है, 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। आँख एवं आर्किड में सभी परागकण स्वतंत्र न होकर एक कोशिकीय समूह के रूप में होते हैं, जिन्हें पोलेनिया कहते हैं। अभी हम देख रहे थे कि परागकोश से जो परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो एक एक की संख्या में बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर आँख और आर्किड के पौधों में अगर देखें तो परागकण जो होते हैं वो समूह, कोशिकाओं के समूह के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलेनिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो परागकण होते हैं वो कोशिकाओं के समूह के रूप में होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पोलेनिया। तो इस तरह से आँख में और आर्किड में क्या बनता है, पोलेनिया का निर्माण होता है। दूसरे परागकण आहार, परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, इसलिए इसका उपयोग फूड सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। पश्चिमी देशों में मधुमक्खी द्वारा एकत्रित बी पोलन की भारी मांग है, यह खिलाड़ियों व रेस की घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। तो ये कहलाता है परागकण आहार। मतलब परागकण का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, आहार के रूप में या फूड सप्लीमेंट्री के रूप में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मिनरल या खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन वगैरह इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो परागकण होते हैं वो जीवों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि पार्थेनियम या गाजर घास के जो परागकण होते हैं उससे जीवों में क्या होता है, एलर्जी होता है ना मनुष्य में, इसके कारण, या गाजर घास के जो परागकण होते हैं उनके कारण क्या होता है, एलर्जी होता है। तो इस तरह से पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मादा युग्मक का निर्माण जो होता है वो जो जायांग के ऊपर में होता है वो किस प्रकार से होता है।